2 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज अपनी अंतरिम रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने 7 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 191 दिनों में यह रिपोर्ट तैयार की, जिसमें देश की कुल 47 राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके उनकी राय ली गई और इनमें बीजेपी समेत 32 पार्टियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने वाली पार्टी कौन सी थी? इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीएम और बीएसपी का नाम प्रमुख है, जो ये नहीं चाहते कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। और इन पार्टियों का कहना है कि एक देश एक चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में वर्ष 1951 से 2023 के बीच लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कुल मिलाकर 406 चुनाव हो चुके हैं और भारत में अब हर 10 साल में 60 से ज्यादा चुनाव हो रहे हैं औसतन, जबकि पहले हर 10 साल में सिर्फ 30 या उससे कम चुनाव हुआ करते थे। यानी अब चुनावों की संख्या हर 10 वर्ष में दुगनी हो चुकी है पहले के मुकाबले। और यह उस समय की बात है जब भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू थी। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में यह आइडिया पहली बार आया है, 1971 तक हमारे देश में ऐसा ही हुआ करता था। भारत में वर्ष 1951 से 1971 के बीच काफी हद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1971 के बाद देश में यह व्यवस्था बदल गई और आज भारत में हर 10 वर्ष में औसतन 60 से ज्यादा चुनाव होते हैं और ये चुनाव भी सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के हैं। और यही वजह है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव को भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी बताया है। और इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से 5 बड़ी सिफारिशें की गई हैं। क्या सिफारिशें हैं, आप देखिए। पहली सिफारिश यह है कि भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को 2 चरणों में लागू किया जा सकता है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरे चरण में इन चुनावों के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय और पंचायत के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरी सिफारिश यह है कि भारत सरकार चाहे तो वर्ष 2029 में पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ करा सकती है और इन चुनावों को कराने के लिए राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का कार्यकाल एक निर्धारित तारीख के बाद अगले लोकसभा चुनावों से पहले तक ही मान्य होगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इससे हमारे देश की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसका मतलब है कि वर्ष 2025 में मान लीजिए अगर किसी राज्य में चुनाव हुए हैं तो उस राज्य सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों का ना होकर वर्ष 2029 तक ही मान्य होगा। यानी आपका कार्यकाल चाहे कितना भी चुनाव कभी भी हुआ हो, किसी भी राज्य सरकार का जो कार्यकाल है वो 2029 में समाप्त हो जाएगा और बाकी के राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल भी उसी समय यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तक सीमित माना जाएगा। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग होने से सरकार पहले ही गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में दोबारा चुनाव तो होंगे, लेकिन उन चुनावों में जो सरकार चुनकर आएगी उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं बल्कि उसका कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही सीमित माना जाएगा। यानी अगर वर्ष 2027 में किसी राज्य में विधानसभा भंग होने के बाद दोबारा चुनाव होते हैं तो उस राज्य में नई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही मान्य होगा और फिर आगे चलकर भी ऐसा ही होता रहेगा। यहां नोट करने वाली बात यह है कि इसी मुद्दे पर विधि आयोग की भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि अगर किसी राज्य में कोई सरकार अल्पमत में होने की वजह से गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में बिना चुनाव कराए ही एक गठबंधन सरकार बना दी जाएगी और यह एक संयुक्त सरकार होगी जिसमें सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में या किसी और राज्य में अगर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है
तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होंगे, बल्कि इसकी जगह एक संयुक्त सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसे यूनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। और इस सरकार का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव होने तक वैध होगा। हालांकि यह सिफारिश विधि आयोग की रिपोर्ट में है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश या सुझाव नहीं दिया है। लेकिन ये दो अलग अलग सुझाव सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि अगर सरकार को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने हैं तो इसके लिए सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी और हर व्यक्ति का एक ही वोटर आई कार्ड तैयार करना होगा। और यह एक ऐसी चीज है जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बहुत आवश्यक बता चुके हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश में न सिर्फ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, बल्कि इन चुनावों में वोटर लिस्ट जो होती है, यानी वोटर्स की जो सूची है, वो भी अलग अलग होती है। और इस समय देश में कोई एक सिंगल वोटर लिस्ट नहीं है। तो अब देखिए हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, वोटर लिस्ट एक ही होगी और हर व्यक्ति के पास एक सिंगल वोटर आईडी कार्ड होगा और वो हर जगह मान्य होगा, चाहे कैसा भी चुनाव हो। इसके अलावा सरकार को अगर देश में सारे चुनाव एक साथ कराने हैं तो इसके लिए उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 325 में संशोधन करना होगा और इसके लिए सरकार को एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ना भी पड़ेगा, जिससे अनुच्छेद 324 ए का नाम दिया जाएगा। और इन संशोधनों के लिए सरकार को लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी, ये बात ध्यान से सुनिएगा, सरकार ये कब कर पाएगी? जब उसे लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा होता है 362 और शायद इसीलिए बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपना लक्ष्य रखा है 370 सीटों का। तो अगर 2/3 बहुमत होता है बीजेपी के पास या किसी भी सरकार के पास, तब ये सारे संशोधन किए जा सकते हैं। और अब आप कल्पना करके देखिए, हो सकता है अगली बार जब लोकसभा का चुनाव हो 2029 में, तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और यह भी हो सकता है कि स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी एक साथ ही हो जाए। आप एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का खर्च जो होगा वो लगभग 4,500 करोड़ होगा अगर इन चुनावों को एक साथ कराया जाए, जबकि वर्ष 2014 में सिर्फ लोकसभा के चुनाव पर ही 3,870 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, सिर्फ लोकसभा चुनाव पर। अब इस सवाल पर आते हैं कि एक देश एक चुनाव होने से भारत को और भारत के लोगों को यानी आप लोगों को क्या फायदा होगा। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और पूरा देश चुनावों की राजनीति में हमेशा ही व्यस्त रहता है। आपने भी देखा होगा, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव होता है और आप पूरे साल चुनाव का कैंपेन देखते रहते हैं, चुनावी जो सरगर्मियां होती हैं वो देखते रहते हैं। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो इससे हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इससे देश को कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां अब एक चुनावी मशीन बन चुकी हैं, वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन पाएंगी, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए पूरा 5 साल का समय मिलेगा। फिलहाल हमारे देश में औसतन हर साल 5 से 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, 5 से 7 राज्यों में, जिसमें वहां की राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने वाली मशीन बन जाती हैं, जबकि इन्हें लोगों की सेवा करने वाली मशीन होना चाहिए। इसलिए अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें 5 साल काम करने का मौका मिलेगा और पूरे 5 साल के बाद तमाम तरह के सारे चुनाव 5 साल के बाद ही होंगे। दूसरा, इससे लोगों का भी समय बचेगा, आप लोगों का समय बचेगा और इससे देश के संसाधनों और खजाने की भी बचत होगी, क्योंकि सारे चुनाव अगर आप एक साथ कराएंगे तो यह सस्ता पड़ेगा। विधि आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए और यह सिर्फ केंद्र सरकार का खर्च था। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनका खर्च अलग होता है और एक राज्य में औसतन एक बार विधानसभा चुनाव कराने का खर्च होता है लगभग 250 करोड़,
लेकिन अगर एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू हो गई तो इससे देश को बहुत फायदा होगा और लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए के आसपास में ही खत्म हो जाएंगे। तीसरा, इससे देश की राजनीति में एक स्थायित्व आएगा, स्थिरता आएगी। और चौथा, इससे लोगों के बीच वोट देते समय और ज्यादा स्पष्टता आएगी, क्योंकि अभी यह कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन दोनों चुनावों की राजनीति भी अलग होती है। लेकिन इस कानून से यह फर्क भी शायद समाप्त हो जाएगा। और पांचवा, इससे देश में सुशासन की व्यवस्था में सुधार होगा और अभी अलग अलग चुनाव होने से जो आचार संहिता अलग अलग राज्यों में लागू हो जाती है, जैसा हमने आपको बताया, हर साल 5 से 7 राज्यों में चुनाव होते हैं। इसका मतलब पूरे देश में हर साल 5 से 7 राज्य ऐसे होते हैं जिनमें एक लिमिटेड समय के लिए आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसकी वजह से विकास कार्य रुक जाते हैं, कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, कोई नया उद्घाटन नहीं हो सकता और कुछ समय के लिए राज्यों में सारा काम बंद हो जाता है और पूरे राज्य में सिर्फ चुनाव की तैयारी चलती है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं होगा और इस दौरान कई चुनौतियां भी होंगी, जिनमें पहली चुनौती तो यह है कि अभी चुनाव आयोग के पास इतने लोग ही नहीं हैं, इतने संसाधन भी शायद नहीं होंगे कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता होगी और यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। दूसरा, हमारे पास अभी इतनी ईवीएम मशीनें भी नहीं है और अगर देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग को 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई ईवीएम मशीनें खरीदनी होंगी। और तीसरी चुनौती यह है कि इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे और विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो ऐसा होने नहीं देंगी। तो ये अभी एक लंबा रास्ता है। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी, 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये तो स्वागत योग्य है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। हमको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। देश में बार चुनाव होते रहते हैं और बार आचार संहिता लगती है, बहुत सारे काम रुकते हैं, प्रचार के लिए सारे नेता, सरकार, बहुत सारी यंत्रणा उसके लिए लगती है, खर्चा ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छा एक कदम है और एक बात स्पष्ट ये भी करना चाहूंगा कि इसका विरोध इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक जमाने में 1952, 57, 62 ऐसे कई जो चुनाव जो शुरुआत में हुए, ये वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। Our party does not agree with the one nation one election proposal. We submitted our views to the Law Commission. We submitted our views to the high-level committee headed by Mr. Kovind. We do not agree with that proposal. And it is not practical in a country like ours. देश में सारे चुनाव एक साथ अगर कराने हैं तो ऐसा बिना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी बिना ईवीएम्स के संभव नहीं है। जबकि हमारे देश में ज्यादातर विपक्षी दलों को आज भी ईवीएम्स पर भरोसा ही नहीं है और आज भी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और लोग ईवीएम को हटाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग सरकार के दबाव में लोगों की इस मांग को नजरअंदाज कर रहा है और उन्होंने ये मांग की है कि ईवीएम्स को हटा दिया जाए। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया।
कोई ना कोई कारण तो होगा। लेकिन यहां राहुल गांधी की मांग जो भी हो, वो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन एक सवाल और मन में आता है, और वो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा। वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम का ही इस्तेमाल हुआ था। बल्कि आप याद कीजिए, ये दोनों जो चुनाव थे ये ईवीएम के जरिए हुए थे, और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार भारत में बन गई थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन तब ना तो राहुल गांधी ने, ना सोनिया गांधी ने, ना उस समय के किसी भी राजनीतिक दल ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तब ईवीएम सबको अच्छा लग रहा था। पिछले साल जब कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, तब भी उसने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया था। लेकिन अब राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है और ईवीएम में गड़बड़ी है। अब बड़ी बात यह है कि 2004 में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी और यूपीए की सरकार बन गई। 2009 में भी ईवीएम बिल्कुल सही थी, फिर से यूपीए की सरकार बन गई। लेकिन ईवीएम में सेटिंग शुरू हुई है 2014 में, फिर 2019 में, और अब विपक्षी पार्टियों को यह डर है कि शायद इस बार भी ईवीएम में सेटिंग हो गई है, क्योंकि वो शायद अपनी हार साक्षात अपने सामने देख पा रहे हैं। अब यहां बड़ी बात यह है कि वर्ष 1999 से पहले भारत में सभी चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए ही होते थे, जैसे आज पाकिस्तान में होते हैं, जिनमें लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार की पर्ची पर वोट देकर इसे मतदान पेटी में डाल दिया करते थे। और फिर कुछ चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गुंडों के जरिए इन बैलेट बॉक्सेस को, बैलेट बूथ्स को लूट लेती थी, और फिर जहां कोई उम्मीदवार हार रहा होता था तो वो इन बैलेट बॉक्स को वहां पर जाकर या तो लूट लेते थे, आग लगा देते थे, या नष्ट कर लेते थे। या फिर बहुत सारे लोग जब पहुंचते थे अपने पोलिंग बूथ पर तो उनसे कह दिया जाता था कि आपकी वोट डल चुकी है, क्योंकि कोई और आदमी आया और उसने पूरे गांव के वोटों पर कागज पर ठप्पा मारकर वोट डाल दिया। पहले ऐसे हुआ करता था, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, पार्टियां हैं जिन्हें इस सिस्टम से बड़ा लाभ हुआ और वो वर्षों तक हर बार चुनाव में लगातार जीतते रहे, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी फौज थी जो बैलेट बॉक्सेस को लूट सके। यह हिंसा बड़ी मुश्किल से रुकी जब वर्ष 1998 के बाद ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया को अपनाया गया। 1998 में कुछ जगहों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और फिर धीरे धीरे पूरा चुनाव ईवीएम के जरिए हुआ, और 2004 का चुनाव ऐसा था जो पूरा की पूरे भारतवर्ष में ईवीएम के जरिए हुआ था। लेकिन 2014 के चुनाव में जब बहुत सारे विपक्षी दलों को समझ में आया कि बैलेट बॉक्स से चुनाव में उन्हें फायदा है, तो इन विपक्षी दलों ने ईवीएम को बेवफा बताना शुरू कर दिया और बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग फिर से होने लगी, और यह मांग अब भी की जाती है। यानी आज भी हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी दल सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव जीत जाएं, वो चाहते हैं कि भारत 20 साल पीछे चला जाए और भारत में भी वैसे ही चुनाव हो जैसे पाकिस्तान में होते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आज भी कागजों पर ठप्पा मार का चुनाव हो रहा है, तो वहां कितनी बड़ी संख्या में रिगिंग हुई है। आपने देखा होगा कि वहां के जो नतीजे हैं, कोई नहीं जानता कि वो नतीजे असली हैं या नकली हैं। और अब हमारे देश के नेता चाहते हैं कि हम भी 20 साल पहले वापस चले जाएं और हमारे यहां भी वैसे ही चुनाव हों जैसा पाकिस्तान में होते हैं, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति से आप कुछ समझ सकते हैं आज इस बारे में। पिछले साल जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, तब वहां पर कई बैलेट बॉक्सेस को टीएमसी के समर्थकों ने लूट लिया और टीएमसी इन चुनावों में जीत गई। और बैलेट पेपर से हुए चुनावों की वजह से पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान 40 लोग मारे भी गए और बैलेट बॉक्स को इस तरीके से नष्ट करके सारी वोटों को नष्ट कर दिया गया था। ये देखिए, यह हमारे ही देश की तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। विपक्ष ईवीएम को लेकर दो बड़े आरोप लगाता है। पहला आरोप यह है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और दूसरा आरोप यह है कि ईवीएम की जो बैलेट यूनिट है उससे छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से विपक्ष को मिलने वाले सारे वोट अपने आप बीजेपी को चले जाते हैं। यानी विपक्ष का आरोप है कि आप चाहे ईवीएम पर बटन कोई भी दबाइए, वोट बीजेपी को ही जा रहा है। और इन आरोपों के बारे में आपने भी कई बार सुना होगा। लेकिन आज हम आपको असली ईवीएम पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जब हमने विपक्ष के आरोपों की पुष्टि करने के लिए खुद एक ईवीएम का टेस्ट करके देखा, तो विपक्ष के ये सारे आरोप कहां हमें नजर आए, कितने गलत थे, कितने सही थे। आज हम
एक ट्रायल करेंगे उसी मशीन पर, उसी ईवीएम पर जो कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाली है या होती है। तो चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पर हमारा यह ट्रायल आज आप देखिए। हम आपको ये बताएंगे आज तक के जरिए कि ईवीएम की जो मशीन्स हैं, जो वीवीपैट की मशीन है, उनको स्टोर कैसे किया जाता है। जब स्टोरेज से उनको बाहर निकाला जाता है तो किस तरीके का जो सिक्योरिटी है, वो प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है कि जिन वेयर हाउसेस के अंदर, स्टोरेज रूम्स के अंदर ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को रखा जाता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा है जो 24 घंटे चलता रहता है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग बैठे रहते हैं वो भी 24 घंटे, एक पूरे दिन और एक पूरी रात बाहर बैठ के इस कमरे को मैन करते हैं। जब मशीन्स को बाहर निकाला जाता है तो कई जगह सिग्नेचर करने होते हैं। जब ताला खोला जाता है तो उसकी सील रोज शाम को खोली जाती है, रोज सुबह खोली जाती है और शाम को एक बार फिर से उसको बंद किया जाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके लिए करके दिखाएंगे यहाँ पे कि क्या वाकई में ईवीएम के साथ टैंपरिंग की जा सकती है या नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो मशीन है इसके साथ किसी तरीके की टैंपरिंग हो सकती है? क्योंकि कई लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का मानना है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा रही है। मैम ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसके साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। अगर किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल कनेक्शन कहीं पे तार लगता है ये तीनों मशीन का? नो मैम, इनका बस आपस में ही लिंक होता है, एक्सटर्नल कोई भी वायर हम नहीं इसके अंदर लगा सकते। मैं देख लूं एक बार? यस मैम, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे घूम के देखें, एक मशीन होती है जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। जब इस बटन को दबाया जाता है उसके बाद ही आप मतदान केंद्र में जाके मतदान कर पाएंगे। जब तक ये नहीं चालू होगा आप मतदान नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी मशीन है जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ये है वीवीपैट की मशीन, यानी कि इसके ऊपर ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे 7 सेकंड तक आपको वो स्लिप नजर आती है, वो पर्ची नजर आती है उस पार्टी सिंबल के साथ जहाँ पे आपने बटन दबाया होता है। और तीसरी है ईवीएम यानी कि बैलेट यूनिट, ये है जहाँ पे आप बटन दबाते हैं। यहाँ पे ये 3 जो वायर आपको नजर आ रहे हैं, इन 3 वायर के अलावा किसी भी और तरीके का कोई कनेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि शायद ब्लूटूथ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्लूटूथ को आप कनेक्ट करेंगे तो करेंगे कहाँ? किसी ना किसी तरीके का तो एक बटन होना चाहिए या फिर कोई स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप टैप करके ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सके। इस समय ये जो तीनों मशीन है ये सील्ड है, इसको आप खोल नहीं सकते हैं और उन दोनों के साथ इस समय मुश्किल है कि किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिकली आप टैंपरिंग कर सकें। एक बार अगर हम डेमो करके देख सकें कि जो हम दबा रहे हैं वो ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस मैडम, आप देख सकते हैं। पहले हम बैलेट इशू करेंगे, बैलेट इशू हो गया। अब आप कोई भी की यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। मैं कोई भी बटन यहाँ दबा सकती हूँ। हमने एक बटन दबा दिया और अब आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो आपने बटन प्रेस किया है वही सिंबल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जी। और इसके अलावा कोई और की अब काम नहीं करेगी। मैं कितना भी कोई भी की दबाऊं, कोई और की यहाँ पे अब काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी? हाँ। मतलब मैंने एक बार बटन दबा दिया, उसके बाद जब तक ये पर्ची गिर नहीं जाती और जब तक आप दूसरा वाला बटन नहीं दबाते कोई की काम नहीं करेगी। यस मैडम, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मैंने जो एक बार बटन दबाया है वो फाइनल है। मैं चाहूँ अपना वोट बदलना तो मैं बदल नहीं पाऊंगी? नो मैम, जो आपने पहला की प्रेस किया होगा उसी पार्टी को आपका वोट जाएगा। उसके बाद आप कितना भी की प्रेस करो, कितने भी लॉन्ग देर तक उसको दबाओ, वो काम नहीं करेगा। कितनी भी लॉन्ग देर तक आप उसको दबाओ वो काम नहीं करेगा। एक बार और हम कोशिश करते हैं कि कोशिश करें कि दबा के देखिए। आप एक बार बैलेट हमारे लिए खोलिए। ये आपने बैलेट दबाया। जब आप मतदान केंद्र में जाते हैं तो इस मशीन से यानी कि कंट्रोल यूनिट से जब बैलेट को रिलीज किया जाता है उसके बाद ये मशीन काम करना शुरू करती है, यानी कि बैलेट यूनिट। अब हम रैंडमली हमने एक बटन पे दबाया। अब हम देख सकते हैं कि वीवीपैट में देखिए 7 सेकंड तक पर्ची यहाँ पे देखिए। 7 सेकंड तक हमें पर्ची वही नजर आ रही है जो कि पार्टी के साथ जो हमने पार्टी का बटन दबाया था वही पर्ची हमें यहाँ नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन से ये बात तो तय है कि किसी तरीके का एक्सटर्नल वायर कोई नहीं है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का और कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि टैंपरिंग हो सकती है, लेकिन आज तक कोई इसको प्रूफ नहीं कर पाया है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। हम आपको ये बताएंगे कि जिन चुनाव आयुक्तों को देश में लोकसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उन चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपने चुनाव पर ही कैसे विवाद खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन होता है, आपको भी पता होगा, चुनाव आयोग जैसे हम हिंदी में कहते हैं। और चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश में फ्री एंड फेयर चुनाव कराएगा। अब इस समय चुनाव आयोग में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचे हैं और इस समय जो उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स थे, एक रिटायर हो चुके हैं और एक ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए हैं आज, तो दिलचस्प बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी देश में चुनाव कराने की है, उनकी नियुक्ति पर ही देश में
अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, जिनमें ज्ञानेश कुमार वर्ष 1988 बैच के केरल काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अयोध्या के मामले में भी सरकार ने उन्हें उस डेस्क की जिम्मेदारी दी थी जिसे राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला लागू करवाना था। दूसरे चुनाव आयुक्त बने हैं सुखबीर सिंह संधू, जो उत्तराखंड काडर के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज इस नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों के नाम पहले नहीं बताए गए थे। अधीर रंजन चौधरी उस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और कानून मंत्री के अलावा विपक्ष के नेता की तरफ से उन्हें जगह मिली है और इस समिति ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि उन्हें पहले इतने सारे नामों की सूची दे दी गई, समय इतना कम दिया गया कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि इनमें से कौन सा अधिकारी कॉम्पिटेंट है, कौन सा नहीं है, और इतनी जल्दी नियुक्ति कर भी दी गई। कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते थे अपने क्षेत्र से, घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्टलिस्ट हमें दिया करो, पहले बोल दिया था। और हुआ जाके देखते हैं शॉर्टलिस्ट 6 जन। मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए, उनके बारे में आप अपनी राय नहीं रख पाए, कैसे रख पाए? अब आप देखिए, सच्चाई यह है कि जो अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे को लेकर विपक्ष जो है उसे बड़ा मुद्दा बना रहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अरुण गोयल जब केंद्र सरकार के एक मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर होने के 24 घंटे के बाद ही नवंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन के पद पर नियुक्त किए गए थे, तब इसी विपक्ष ने उनकी नियुक्ति पर भी आपत्ति की थी और अरुण गोयल को तब सरकार का एजेंट बताया था। लेकिन अब जब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देते ही वो विपक्ष के हीरो बन गए। और बड़ी बात यह है कि जिन चुनाव आयुक्तों को देश में लोकसभा के चुनाव कराने हैं, उनके चुनाव पर भी हमारे देश में अब जमकर राजनीति हो रही है। हम आपको आज का एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आजादी के 76 वर्षों के बाद भी भारत आज तक अपना खुद का जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया, और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद आपने भी आज तक कभी सोचा नहीं होगा। इस विश्लेषण से पहले हम आपको 12 मार्च की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस जैसलमेर में अचानक क्रैश हो गया। और यह घटना ऐसे समय में हुई जब राजस्थान के पोखरण में भारत की तीनों सेनाएं अपने स्वदेशी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। और इस वजह से यह घटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि तेजस भी हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है। तेजस भारत में निर्मित एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसे दुनिया के कई देश भारत से अब खरीदना भी चाहते हैं। और तेजस हमारे देश की एक सक्सेस स्टोरी रहा है, यानी एक सफलता की कहानी है ये, क्योंकि हमने अपना फाइटर जेट पहली बार डेवलप किया, विकसित किया अपने देश में। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में भारत में बना इंजन नहीं, बल्कि अमेरिका से खरीदा गया जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है। और भारत आज तक अपना खुद का जेट इंजन नहीं बना पाया। भारत ने जब तेजस को विकसित किया तब हमारा लक्ष्य यही था कि हम इस लड़ाकू विमान में अपना खुद का स्वदेशी जेट इंजन इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए भारत ने वर्ष 1989 में कावेरी नाम का जेट इंजन विकसित करने पर काम शुरू किया। एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम अपना खुद का जेट इंजन बनाएंगे, उसका नाम होगा कावेरी। लेकिन 30 वर्ष तक, 30 साल तक हमने कड़ी मेहनत की, उसके बाद भी यह जेट इंजन सफल नहीं हो पाया और भारत को अपने मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान में अमेरिका से खरीदा गया जेट इंजन आखिरकार लगाना पड़ा। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर भारत अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने रॉकेट का इंजन बना सकता है तो हम एक लड़ाकू विमान का जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते।
और ऐसा नहीं है कि यह सवाल अकेले सिर्फ भारत से पूछा जाता है। दुनिया में बड़े बड़े देश जो हैं वो भी इस सवाल का सामना नहीं कर सकते। यह सवाल दुनिया चीन से भी पूछती है, क्योंकि चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद चीन भी आज तक अपना खुद का जेट इंजन विकसित नहीं कर पाया। दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जिन्हें जेट इंजन बनाने में सफलता मिली, और ये 4 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। दुनिया में पहले टर्बो जेट इंजन का पेटेंट ब्रिटेन ने वर्ष 1930 में कराया था, और इसके बाद बहुत सारे देशों ने जेट इंजन बनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली, और इन देशों में हमारे देश भारत का भी नाम है। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जर्मनी के मशहूर एरोनॉटिकल इंजीनियर कुर्ट टैंक से मदद मांगी, और उन्होंने एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए एक नए जेट इंजन को विकसित करने के लिए कोशिश की, जिसका उपयोग मारुत नाम के लड़ाकू विमान में हुआ था। लेकिन यह इंजन काफी कमजोर था। हमने विकसित तो कर लिया, लेकिन यह इंजन काफी कमजोर था और यह कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए भारत ने बाद में कावेरी इंजन बनाने पर फिर से काम शुरू किया, और इस पर 30 वर्षों में हमने 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन यह इंजन भी अपने ज्यादा वजन और थ्रस्ट की कमी की वजह से कामयाब नहीं हो सका। कावेरी इंजन का वजन 135 किलोग्राम ज्यादा था, और इसका थ्रस्ट फोर्स भी 70 किलो न्यूटन था, जो 81 किलो न्यूटन होना चाहिए था। और इसी वजह से भारत कई दशक तक इतनी कोशिशों के बाद भी अपना जेट इंजन नहीं बना पाया, और यह स्थिति आज भी है। अब स्थिति यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत हम तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के लिए भी अमेरिका के जेट इंजन्स का ही इस्तेमाल करेंगे, और ये इंजन यहीं भारत में विकसित किए जाएंगे। अब बस बात यहां तक आकर रुकी है कि ये इंजन हम सीधे अमेरिका से नहीं खरीद रहे, बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत में बनाएंगे। हालांकि यहां आपके मन में सवाल भी होगा कि आखिर जेट इंजन को बनाना इतना मुश्किल क्यों है, और क्या भारत को कभी इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जेट इंजन को बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें टॉलरेंस यानी प्लस माइनस की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, मामूली भी नहीं होती। इसमें सटीकता की बहुत आवश्यकता होती है, यानी एक छोटी सी चूक भी जेट इंजन के निर्माण को विफल कर सकती है। और इसलिए कहते हैं कि जेट इंजन को बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर का दिमाग नहीं, बल्कि एक कलाकार का दिमाग भी होना जरूरी है। और असल में जेट इंजन तपस्या से ही बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि जेट इंजन का तपस्या से क्या संबंध, लेकिन ये जो जेट इंजन है ये बड़ी लंबी और कड़ी तपस्या मांगता है। उदाहरण के लिए एक नए तरह के जेट इंजन को विकसित करने के लिए औसतन 35 वर्षों का समय चाहिए होता है, और इन 35 वर्षों के बाद भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो जेट इंजन सफल रहेगा या नहीं। यानी एक नए जेट इंजन को बनाने के लिए संयम भी चाहिए, बहुत सारा पैसा भी चाहिए और बहुत सारा समय भी चाहिए, और इसीलिए जेट इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। और असल में जेट इंजन का निर्माण तपस्या से ही हो सकता है। तो बहुत सारे देश आज भी ये सोचते हैं कि अगर हमें 30-35 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने हैं और फिर भी ये गारंटी नहीं कि जेट इंजन बनेगा भी नहीं, तो उससे अच्छा तो यह है कि जिन देशों ने बना रखा है जेट इंजन, उन देशों से पैसा देकर इसको खरीद लो और अपना समय बचाओ, इस तपस्या से बचो और अपने संसाधनों को भी बचाओ। तो ये जो तपस्या है इसे आप एक कहानी के जरिए समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसे मूर्तिकार की है जिसे एक मंदिर के लिए भगवान की 2 प्रतिमाएं बनानी थी, और इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए इस मूर्तिकार को 2 पत्थर दिए गए। जब इस मूर्तिकार ने इनमें से एक पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाकर उसे प्रतिमा का आकार देना शुरू किया, तो वो पत्थर इस मार को सह नहीं पाया। पत्थर परेशान हुआ, दर्द को सह नहीं पाया, और उसने मूर्तिकार से कहा कि उसके पास इतना धैर्य नहीं कि वो प्रतिमा बनने के लिए इस मार को सह सके। ये बात सुनकर मूर्तिकार ने इस पत्थर को वैसे ही अलग छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरे पत्थर को प्रतिमा का आकार देने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ी मारनी शुरू की, और इस दौरान इस पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन इस पत्थर ने संयम रखा और वो इस दर्द को सहता रहा, और इस तरह से यह पत्थर एक प्रतिमा में बदल गया। बाद में जब इस प्रतिमा को मंदिर में रखा गया तो उस पर पुष्पों की वर्षा हुई, लेकिन जिस पत्थर ने दर्द की वजह से प्रतिमा बनने से इनकार कर दिया था, उस पत्थर को मंदिर के बाहर रखा गया, जहां लोग उस पर नारियल फोड़कर भगवान की प्रतिमा को चढ़ाते थे। और इससे इस पत्थर को यह समझ में आया होगा कि अगर उसने
संयम रखा होता, थोड़ा दर्द सह लिया होता, तो शायद आज उसकी स्थिति ना होती। और यही चीज जीवन में भी लागू होती है। और जेट इंजन का निर्माण भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस कहानी को चाहें तो अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट इंजन के निर्माण में जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे किसी भी देश को दर्द हो सकता है। उसमें लगने वाला समय उस देश को ज्यादा लग सकता है, उसका संयम धैर्य टूट सकता है। लेकिन अगर यह दर्द किसी देश ने सह लिया तो वो देश जेट इंजन बनाने में सफल भी हो सकता है। और अभी भारत भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में शायद आपको भी एक दिन ये खुशखबरी मिलेगी कि भारत ने भी अपना जेट इंजन विकसित कर लिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में भी सब कुछ जायज है। राजनीति कई बार परिवारों को तोड़ देती है, कई बार रिश्तों की बलि ले लेती है। और पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और कहा है कि स्वपन बनर्जी लालची आदमी है और अब उनका अपने भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है और यह रिश्ता सिर्फ राजनीति की वजह से टूटा है। 50 वर्ष के स्वपन बनर्जी पश्चिम बंगाल की हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी बड़ी दीदी उन्हें निराश नहीं करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया और इस सीट से इस बार भी प्रसून बनर्जी को टिकट दे दिया, जो पिछले 10 वर्षों से यहां से सांसद है। और यही बात ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी को पसंद नहीं आई। स्वपन बनर्जी ने इस फैसले से नाराज होकर इस सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चाहे ममता बनर्जी टिकट दे या ना दे, और अगर उन्होंने टिकट नहीं दी तो वो टीएमसी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर लड़ेंगे। जब बीजेपी से भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर आने लगे और बीजेपी ने भी ऐसा कहा जाता है कि कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, तो ममता बनर्जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए और कहा कि उनके भाई इस बात को भूल गए कि जब उनके पिता का निधन हुआ था और वो 2.5 साल के थे, तब ममता बनर्जी ने अपने इस छोटे भाई को बड़ी मुश्किलों से पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन आज वही भाई सिर्फ एक चुनाव के लिए अपनी दीदी को चुनौती दे रहा है। हालांकि स्वपन बनर्जी ने अब ममता बनर्जी से माफी मांग ली है। যে বাবা যখন মারা গেছে বয়স ছিল 2.5 বছর, আমি 45 টাকা পেতাম, দুধের ডিপোয় কাজ করে মানুষ করেছি। কিন্তু তখন থেকে আমি রাজনীতিটা করতাম বলে ওকে মানুষ করতে পারিনি। হয়তো অনেকদিন সবাইকে মানুষ করতে পেরেছি। আমাদের পরিবার খুব বড় পরিবার, এটা মানুষের পরিবার। আমার পরিবারের ও কোনো মেম্বার বলে আমি মনে করি না। আজ থেকে আমি সব সম্পর্ক, শুধু আমি নই, আমাদের রক্ষের পরিবারেরও যারা আছে, মামাটি মানুষের পরিবারেরও যারা আছে, সমস্ত সম্পর্ক ওর সাথে থেকে ছেদ হয়ে গেল। আজ থেকে কোনো রিলেশন আমার ভাই হিসেবে কেউ পরিচয় দেবেন না। আমি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। আমি বিজেপিতে যাচ্ছি, এটা একটা ফেক নিউজ। আমি বিশ্বাস করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যতদিন থাকবে ততদিন আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, নেত্রীর সঙ্গে থাকবো। এটা আমার জনগণের কাছে, সবার কাছে এই বার্তা আমি পৌঁছে दिलाम। आज हम ये समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये कितना दुखद क्षण होगा जब उनके परिवार का ही एक सदस्य और वो भी उनका सगा भाई उनके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करने लगे, और वो भी सिर्फ एक लोकसभा की टिकट के लिए। अब अंदर और क्या समस्याएं रही होंगी ये तो हम नहीं कह सकते, ये उनका निजी मामला है, उनका पारिवारिक मामला है, और उनके परिवार में इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाहर के लोगों को कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बड़े बड़े नेताओं को कई बार इस तरह के क्षणों का सामना करना पड़ता है जब उनके परिवार के लोग, जब उनके अपने ही भाई बहन या उनके अपने ही पुत्र या पुत्री या रिश्तेदार उन पर यह दबाव डालते हैं कि वो उनके हिसाब से काम करें, अपने परिवार की, अपने भाई बहनों की वो मदद करें। और जब ये बड़े नेता उनकी मदद नहीं करते तो कई बार परिवारों में ऐसे ही टूट हो जाती है, परिवार बिखर जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। ये एक ऐसा एंगल है जो शायद आप बड़े नेताओं के बारे में कभी नहीं सोचते होंगे कि बड़े नेताओं के ऊपर भी अपने परिवार का कितना दबाव होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ममता बनर्जी के 6 भाई हैं और उनकी 1 बहन है, यानी वो कुल मिलाकर 8 भाई बहन हैं।
और उन्होंने अपने परिवार को सरकार में और पार्टी में स्थान देने के लिए काफी कुछ किया भी है। और उनके सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी भी ममता बनर्जी की वजह से ही आज टीएमसी की खेल इकाई के सबसे बड़े नेता बन पाए और आज भी वो बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन और बंगाल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बंगाल बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव का पद भी उनके पास है। और ये पद उन्हें ममता बनर्जी का भाई होने की वजह से ही मिला है, वरना शायद ना मिल पाता। और शायद स्वपन बनर्जी को यह लगा कि जैसे उन्हें ये सारे पद आसानी से मिल गए, वैसे ही उन्हें ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे देंगी। लेकिन यहां ममता बनर्जी जानती थी कि उनके भाई चुनाव में हार जाएंगे और वो सही उम्मीदवार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने भाई को टिकट नहीं दिया। और इस एक टिकट ने उन्हें ममता बनर्जी को अपने भाई से अलग कर दिया। और रिश्तों से ऊपर वाली यह राजनीति सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। तो ये तो हमने आपको सिर्फ ममता बनर्जी के परिवार के बारे में बताया। बहुत सारे और राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जो कई बार चुनावों की वजह से, एक टिकट की वजह से या एक पद की वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आज बिहार में रामविलास पासवान के परिवार के बीच भी ऐसे ही जंग छिड़ी हुई है, जिसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के बीच ऐसे ही राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच जो मजबूत रिश्ता था एक जमाने में, वो राजनीति की वजह से खत्म हो गया और अजीत पवार ने ही शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। इस राजनीति की वजह से हरियाणा में चौटाला परिवार बिखर गया, आंध्र प्रदेश का नायडू परिवार टूट गया। आपको याद होगा जब एनटी रामाराव की बेटी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अब आजकल राजनीति कर रही हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने अपने ही ससुर एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत की थी और फिर उसके बाद से वो टीडीपी के अध्यक्ष बन गए। वर्ष 1984 में अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वे चुनाव हार भी गई थी। और अब मेनका गांधी बीजेपी की सांसद हैं और उनके बेटे भी बीजेपी में ही हैं। यानी ये भी गांधी परिवार के दो हिस्से हैं, मेनका गांधी और सोनिया गांधी, संजय गांधी का परिवार और राजीव गांधी का परिवार। राजीव गांधी का परिवार आज कांग्रेस को चला रहा है और संजय गांधी का जो परिवार है, स्वर्गीय संजय गांधी का परिवार, वो यानी मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी, वो दोनों आज भी बीजेपी में हैं। अब हम आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए तनख्वाह नहीं लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे। और देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी जरदारी साहब ने पाकिस्तान के लिए की है। जरदारी साहब ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक हालत को देखते हुए सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पिछले साल यही ऐलान किया था कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए वो भी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। लेकिन इन दोनों की तनख्वाह बचाकर पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पहले से ही इतनी दौलत है कि उन्हें सैलरी नहीं लेने से कोई जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों पाकिस्तान के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पास भी इतना पैसा और संपत्ति है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपको बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी और उनका परिवार कितना अमीर है। जरदारी साहब ने 3 साल पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग को यह बताया था अपने एफिडेविट में कि उनके पास कुल 67 करोड़ 68 लाख पाकिस्तानी रुपए की संपत्ति है। सोचिए, आसिफ जरदारी सैलरी नहीं लेने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। और आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी जो है वो बेनजीर भुट्टो के पति हैं। और ये जो हमने आपको बताया ये तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी की संपत्ति है। उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में विदेश मंत्री थे, और जो बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं वो तो अपने पिता से भी ज्यादा अमीर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कुल संपत्ति 3 वर्ष पहले 158 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की थी। हैरानी की बात यह है कि बिलावल भुट्टो के पास पाकिस्तान से ज्यादा संपत्ति यूएई में है और उन्होंने वहां की 4 कंपनियों को 124 करोड़ रुपए का लोन भी दिया हुआ था। जरदारी परिवार के बाद
पाकिस्तान के एक और अमीर राजनीतिक परिवार के बारे में जानिए, और यह है पाकिस्तान का शरीफ परिवार, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का परिवार। और सोचिए, ये दो भाई हैं, दोनों ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। नवाज शरीफ पहले प्रधानमंत्री थे और अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। दोनों भाई राजनीति में आने से पहले बहुत बड़े उद्योगपति थे और ये स्टील का व्यापार करते थे, और इनके पिता मोहम्मद शरीफ ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी और उनके बेटे भी उनके साथ काम किया करते थे। शहबाज शरीफ ने 3 वर्ष पहले चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास कुल 24 करोड़ 74 लाख रुपए की संपत्ति है, मगर उनकी दोनों पत्नियों की संपत्ति को मिला दिया जाए तो शहबाज शरीफ की कुल संपत्ति 41 करोड़ 73 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। नवाज शरीफ ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 200 करोड़ रुपए है और इसमें ज्यादातर पैसा स्टील के बिजनेस से आया हुआ पैसा है। नवाज शरीफ के पास लंदन और सऊदी अरब में अपने घर हैं, उनके बेटे बिजनेस करते हैं और उनकी बेटी मरियम नवाज राजनीति में है और वो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री भी है। तो आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का जो परिवार है ये पाकिस्तान की फर्स्ट फैमिली है। बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको अभी बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया और चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने देश की आम जनता को यह राहत दी है। पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर दिया गया है और कल सुबह 6 बजे से ये नए जो दाम हैं पेट्रोल डीजल के लागू हो जाएंगे, नई कीमत लागू हो जाएगी और कल से आपको पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपया प्रति लीटर कम देना होगा। इसलिए कल सुबह सुबह आप जाइए 6 बजे के बाद अपने किसी भी पास के पेट्रोल पंप पर और अपना टैंक फुल करा लीजिए। आपको 2 रुपए प्रति लीटर अब डिस्काउंट मिलेगा, यानी कीमतें पेट्रोल और डीजल की कम कर दी गई हैं और यह चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने देश के लोगों का दिल जीतने के लिए शायद यह काम किया है। हमेशा याद रखें, जिंदगी आपके पसंद के गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं है, जिंदगी एक रेडियो है जिसमें कोई भी गीत कभी भी बज सकता है।